हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड के बारे में। तो चैप्टर 4 बात करता है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म होगा, कब कब परफॉर्म होगा, किस तरह से उसे परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात हो रहा है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो सेक्शन 37 इज टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। सी, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने की या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट में इन्फोर्स कराना चाहें, या फिर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हमें वो पावर मिल रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकें। तो सेक्शन 37 ये बात कर रहा है ऑब्लिगेशन की। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन बन रहा है पार्टीज का, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से पालन करना है उसकी हमें राइट मिल रही है। तो द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। पार्टीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा या तो ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा अपने साइड का रिस्पेक्टिव प्रॉमिस, अनलेस such performance is dispensed with or excused under the provision of this act or any other law। तो किसी भी पार्टी को अपने साइड की परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपने जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस करा है उस चीज को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अनलेस जो परफॉर्मेंस है उसे डिस्पेंस किया जा चुका है, मतलब खत्म किया जा चुका है, या तो डिस्पेंस किया जा चुका है, या फिर वो किसी अदर प्रोविजन, इस एक्ट के किसी अदर प्रोविजन में या किसी अदर लॉ में एक्सक्यूज किया जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें इन्फोर्स नहीं करना है। It says that promises bind the representative of the promisers in case of death of such promiser। See, अगर एक promiser की डेथ हो जा रही है, उसके बाद भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के ऑब्लिगेशन से नहीं भाग सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि अगर एक प्रोमिसर की डेथ हो जा रही है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव का ये दायित्व होता है कि वो परफॉर्म करे, unless the contrary intention appears from the contract। Check out the illustration. It says that A promises to deliver goods to B on certain day। A ने promise करा कि वो B को goods deliver करेगा on a certain day on the payment of ₹1000, और A की death हो जाती है before that day। तो A के जो representatives हैं, they are bound to deliver the goods to B, और B भी यहाँ पर बाउंड है कि वो ₹1000 पे करेगा A के representatives को। This is section 37। सेक्शन 37 इज टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ पर आ रही है, तो वो सेक्शन 37 से हमें वो पावर मिल रहा है। इलस्ट्रेशन बी इज सेइंग दैट ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए ने प्रॉमिस करा कि वो बी के लिए पिक्चर पेंट करेगा बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, और ए की डेथ हो जाती है उस दिन से पहले जिस दिन वो पिक्चर पेंट करने वाला था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम इन्फोर्स नहीं करा सकते ए के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन की खुद की पर्सनल स्किल्स की जरूरत है पिक्चर को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे कोई अदर हम रिप्रेजेंटेटिव से नहीं, अदर जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट पर्सन इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू enforce the contract। Section 38 is talking about the effect of refusal to accept offer of performance। एक पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया है एक्सेप्ट करने से ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे प्रोमिसी के रिफ्यूजल की बात हो रही है। अगर प्रोमिसी अपना पार्ट परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देता है तो क्या होगा, या कब कब रिफ्यूज कर सकता है वो। तो सी, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर, प्रोमिसर ने तो ऑफर करा, क्या ऑफर करा कि आप परफॉर्मेंस करिए जो हमने प्रॉमिस करा है टू प्रोमिसी, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा ऑफरी ने, मतलब प्रोमिसी ने। तो द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सी, अगर प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया है कोई अपने साइड की परफॉर्मेंस करने से, तो जो प्रोमिसर है उसका राइट नहीं यहाँ पे लूज होगा, और वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज वो तो ऑफर कर रहा है कि चलो हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं अपने अपने पार्ट का, और प्रोमिसी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर प्रोमिसर का कोई भी फॉल्ट नहीं है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा फॉर दी नॉन परफॉर्मेंस, और ना ही वो अपना किसी राइट को लूज करेगा। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अब उस ऑफर में क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए पहले देखिए। इट मस्ट बी अनकंडीशनल,
हम कोई कंडीशन लगा के प्रोमिसी को नहीं कह सकते हैं कि आपको अपना पार्ट परफॉर्म करना है। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है दैट मस्ट बी अनकंडीशनल। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। प्रॉपर समय में प्रॉपर जगह पर हमने प्रॉमिस करा हो, हमने प्रॉमिस करा हो कि हम प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस में ये फुलफिल करने वाले हैं। And under such circumstance that the person to whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। और यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए किसी पर्सन को ये असरटेन करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि जिस पर्सन से हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस पर्सन को हम ये ऑफर दे रहे हैं, दैट पर्सन इज विलिंग देन एंड देयर टू डू द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग। अब यहाँ पर हमने ऑफर करा है कि कुछ हम डिलीवर करने वाले हैं टू द प्रोमिसी, तो promisee must have a reasonable opportunity of seeing that thing that is offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। See, हमने ऑफर, जो ऑफरर है या जिस पर्सन ने ऑफर दिया है वो कुछ डिलीवर करना चाहता है प्रोमिसी के पास। अब प्रोमिसी को ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस चीज को देखने के लिए जो चीज उसने ऑर्डर करी है। यहाँ पर आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। आप अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी ऐप से आप कोई अगर कुछ भी ऑनलाइन चीज मंगवा रहे हैं, तो आप अब कुछ भी ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले उसकी फोटोज देखते हैं, उसके रिव्यूज देखते हैं। तो ये सारी चीज आपको, आपका ये राइट हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोमिसी के पास इतनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो चीज उसे डिलीवर होने वाली है उस चीज को वो प्रॉपर तरीके से देख सके। ठीक है। An offer to one of several joint promises has the same legal consequence as an offer to all of them। अगर कई सारे joint promises हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑफरर है, जो पर्सन ऑफर दे रहा है, उसने कई सारे लोगों को, 3-4 लोगों को उसने ऑफर करा और 3-4 लोगों ने मिलकर कोई चीज एक्सेप्ट की, तो जो सारे जो कंसिक्वेंस होगा, लीगल कंसिक्वेंस उस ऑफर का होने वाला है, तो वो सारे लोगों पर वो अप्लाई हो जाएगा। See, illustration क्या कह रहा है? It says that A contracts to deliver to B at his warehouse on 1st of March 100 bales of cotton। A ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो B के वेयरहाउस पर डिलीवर करेगा 100 bales of cotton of a particular quality। In order to make an offer of a performance with the effect stated in his section, A must bring the cotton to B's warehouse। अब A को कॉटन लाके पहले दिखाना पड़ेगा on the appointed day, under circumstance that B may have reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are 100 bales। A ने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो B को 100 बेल्स ऑफ कॉटन देगा, तो B की ये राइट हो गई कि उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उस कॉटन को देखने का, ताकि वो चेक कर सके कि उसने जो रीजनेबल क्वालिटी बोली है, पर्टिकुलर क्वालिटी बोली है, उस क्वालिटी का वो कॉटन है भी या नहीं, और वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन मिलने वाला है या नहीं। तो ये एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में हम देख सकते हैं, उसके बाद हमें मिलता है। तो दिस इज द राइट ऑफ द पर्सन हु इज बाइंग दैट कॉटन। यहाँ पर बी हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एक प्रोमिसी को मिलनी चाहिए। ठीक है। और पहले पैराग्राफ में हमने बात करी कि अगर प्रोमिसी रिफ्यूज कर रहा है तो वहां पर ऑफरर की या प्रोमिसर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी और प्रोमिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है। 39 इज टॉकिंग अबाउट द प्रोमिसर्स रिफ्यूजल। अगर एक प्रोमिसर है वो रिफ्यूज कर दे रहा है तो क्या होगा? सी, effect of refusal of party to perform promise wholly when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract। See, यहाँ पर बोला गया कि अगर एक प्रोमिसर, अगर उसने खुद को डिसेबल कर दिया है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा, या उसने जो प्रॉमिस करा था वो नहीं कर रहा है, वो प्रॉमिसर जो है वो होली अपना पार्ट को परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ प्रॉमिसी के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है अनलेस he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। प्रोमिसी के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है अनलेस
जो प्रोमिसर है उसने वर्ड्स या कंडक्ट में ये बात कही हो कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए एक सिंगर है, उसने एंटर करा एक कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ, जो कि मैनेजर है ऑफ द थिएटर। गाना गाने के लिए उसने करा था कि उसके थिएटर में ए जो है हर वीक के 2 नाइट्स को वो गाना गाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2 महीनों के लिए। और बी ने एंगेज करा कि वो उसे 100 रुपीज देगा हर नाइट के परफॉर्मेंस का। ऑन द 6th नाइट ए जानबूझकर एब्सेंट हो जाती है और वो नहीं आती है थिएटर में। तो बी के पास ये लिबर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का एंड कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ए जो सिंगर है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो करा कि वो ठीक है एवरी वीक के 2 नाइट्स को वो गाना गाने आएगी, लेकिन उसने एक दिन जानबूझकर खुद को एब्सेंट कर लिया, वो नहीं पहुंची गाना गाने। तो यहाँ पर बी की लिबर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, क्योंकि ए ने यहाँ पर क्या करा, उसने प्रॉमिस करा था जो वो परफॉर्म नहीं करा, उसने खुद को डिसेबल कर दिया फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी के पास राइट आ गई। इलस्ट्रेशन बी सेज दैट ए एक सिंगर है, enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. यहाँ तक तो illustration A से मैच हो रही है बातें। And B engages to pay her at the rate of 100 rupees each night. यहाँ पर मैच करा, यहाँ तक illustration A illustration B एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। On the 6th night, A willfully absents herself. A ने willfully absent कर लिया खुद को विद द एसेंट ऑफ बी, मतलब ए की परमिशन के साथ, बी की परमिशन के साथ, एसेंट ऑफ बी कहा गया है। ए सिंग्स ऑन द 7th नाइट। विलफुली ए अगर एब्सेंट हो गई है, उसके बाद उसने बी की परमिशन ली, उसके अगले दिन उसने गाना गाया। बी हैज सिग्निफाइड हिज एक्विजेंस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर बी ने एसेंट दिया उसे कि 7th नाइट को आप गाना गा सकती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि उसने अपनी बाय वर्ड्स या बाय कंडक्ट उसने एक्विजेंस दे दी है कंटिन्यूएंस को कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। So B now cannot put an end to it, but is entitled to compensation for damage sustained by him through A's failure to sing on the 6th night. B ने कंटिन्यू तो कर दिया यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो चाहे तो कंपेंसेशन ले सकता है ए से फॉर द डैमेज, जो कि ए गाना गाने नहीं आई उस वजह से बी का डैमेज हुआ उस दिन। उसने टिकट सेल कर दिए होंगे, कई सारे लोग आ गए होंगे, उसकी रेपुटेशन खराब हुई, कई सारी वजह हो सकती है, कई सारे डैमेजेस उसे हो सकते हैं। तो वो ए से इन डैमेजेस को क्लेम कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन। तो दिस इज इलस्ट्रेशन बी। ठीक है, हमारा यहाँ सेक्शन 39 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 40 से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।